कि लाले लाले गेहुआ के उजर पिसनवा हे खैर का बेलना, रोटियां बेले जियरा चंचल हे खैर का बेलना। मेरा गांव 3 जिलों से जुड़ता है। जो मल्लाह औरतें होती थीं उनका अलग तरह से गायन होता था। यानी मुझे तरह तरह के गाने सुनने का मौका लगा। हालांकि बिरहा सुनने की लड़कियों को इजाजत नहीं थी। अच्छा, किसी गायक का नाम याद है आपको? बुल्लू कहते थे। कभी मेला वगैरह आपने देखा अपने इलाके की? हमारे जमाने में एक सखी बनने की परंपरा थी। पिताजी आपके कैसे व्यक्ति थे? क्या उनकी खूबियां थी? मेरे पिताजी खुद शास्त्रीय गायन करते थे। माँ से आपने क्या सीखा? माँ से कैसे आपका इंटरेक्शन रहा है? वो अपनी स्थिति से संतुष्ट थी। आपको ये कब लगा कि आपको लिखना चाहिए और कहानियां लिखनी चाहिए? मुझे हर चीज सीखने का बड़ा शौक था। साहित्य और लोक साहित्य, ये दोनों एक दूसरे से इतने गहरे जुड़े हुए हैं कि आमतौर पर लोग यह समझने की भूल कर बैठते हैं कि लोक साहित्य का मतलब है भदेश और साहित्य का मतलब है शास्त्रीय। लेकिन शास्त्रीय भी तभी ताकतवर होता है जब उसमें लोक का अंश हो, लोक का जीवन हो और तमाम सारी ऐसी बातें हों जो जन सामान्य की बातें होती हैं। पुराने साहित्य शास्त्र में माना जाता था कि आप अपर क्लास से मजाक नहीं कर सकते, लेखक भी अपर क्लास से मजाक नहीं कर सकता, वह रानी का मजाक नहीं उड़ा सकता, राजा का मजाक नहीं उड़ा सकता। लेकिन राजा के साले का खूब मजाक उड़ाया गया है। भारतीय साहित्य में भी इसकी बहुत सारी वानगियाँ मिलती हैं और विश्व साहित्य में तो हैं ही। लेकिन जैसे जैसे वर्गों का अवरोहण होता है, जैसे जैसे वो नीचे उतरते जाते हैं, बड़ा शिमला के बाद छोटा शिमला में जब आप उतरते जाते हैं तो सामान्य जीवन शुरू होता है और फिर वहाँ मजाक भी होता है, वहाँ हास्य भी है, वहाँ कई तरह की कलाएं हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं। अब जो साहित्य है उस साहित्य में जो लोग सक्रिय हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे धुरंधर भी हैं जो लोग को पकड़ने के लिए बहुत सारी यात्राएं करते हैं, बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, अपनी स्मृतियों को खंगालते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और फिर वहाँ से वे अपने पात्रों को जामा पहनाते हैं। लोक साहित्य बनारस में जिस रूप में है, लोक प्रदर्शनकारी कलाएं बनारस में जिस तरीके से हैं, वह सब कुल एक अलग तरीके का वैभव वाला है। और तमाम सारे जो आसपास के जिलों में रचे जाने वाला जो साहित्य है उसमें लोक की बहुत गहरी पकड़ है। तुलसीराम की आत्मकथाओं की बात करें या काशीनाथ सिंह के लेखन की बात करें या राहिमा सुबजा की बात करें या उग्र के लेखन की बात करें, ये बहुत गहरी और जरखेज जो है जमीन से उपजा हुआ लेखन रहा है और वो मन को बांध लेता है। कैसे एक लेखक अपनी संस्कृति से वाबस्तगी रखता है और रखता चला जाता है, कैसे वह सीखता है उसको, कैसे देखता है, कैसे मजा लेता है उसका, और वहाँ से वो सूत्र कैसे निकालता है कि लोक संस्कृति की आलोचना की जा सके, समीक्षा की जा सके, मूल्य व्यवस्था उसकी जो है उस पर अपनी बात रखी जा सके। ऐसे बहुत सारे पक्ष हैं जिन पर लगातार काम करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों में एक ज़हीन और विदुषी लेखिका डॉक्टर विद्या सिंह, जिनका जौनपुर और गाज़ीपुर के सीमावर्ती इलाके में, जिला जौनपुर है लेकिन गाज़ीपुर से लगती हुई सीमा में आपका जन्म हुआ, आप पूर्वांचल की बेटी हैं। आप एक शिक्षिका के तौर पर MKP PG कॉलेज में प्रोफेसर रही हैं और हिंदी विभाग की अध्यक्ष रही हैं। आपने कई महत्वपूर्ण कहानियाँ लिखी हैं, बहुत सारे संस्मरण लिखे हैं, अनेकों यात्राएं की हैं, उनका विवरण लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। हम उनसे जानेंगे। विद्या जी
का जीवन जब अपने गांव में शुरू हुआ तो कैसा था, किस तरह से लोक संस्कृति से उनका जुड़ाव रहा है, इस पर हम आज उनसे बात करेंगे। और अब जब वे सेवानिवृत्त होकर पूर्णकालिक लेखन और पर्यटन में अपना समय गुजार रही हैं, तब वह लोक संस्कृति किस रूप में उनको याद आती है, इंटरनेट पर जो मौजूद है उसको किस रूप में देखती हैं, इन सब पर बात करेंगे। विद्या जी नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है राम जी यादव आर्काइव में। यह चैनल बिल्कुल अभी 4 महीने पहले शुरू किया गया, 26 अगस्त 2024 को। और बहुत धन्यवाद। इसमें हम लोक और लोक से जुड़े हुए लोग उनको ले आ रहे हैं। ओरल ट्रेडिशन, ओरल हिस्ट्री और तमाम सारी ऐसी चीज़ें जो मौखिक रूप से सुनी जाएं और उन पर भरोसा किया जा सके, ऐसी तथ्यात्मकता और वास्तविकता और एक तफसील हो, तो ऐसे लोगों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। जी। आप पूर्वांचल में पैदा हुई और लगभग आपने पूरा देश ही नहीं, दुनिया के तमाम सारे देशों की यात्राएं की, तो आपका अनुभव संसार, देखने का संसार बहुत बड़ा है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि बताएं मुझे कि आपका बचपन कैसा था, जिस इलाके में आपका गांव रहा है, किस तरह का परिवेश आपको देखने को मिला। बहुत छोटा सा गांव है, गोमती नदी के किनारे। पुल बन जाने के बाद अब कुल 30 किलोमीटर की दूरी हो गई है जी। ये मेरा गांव 3 जिलों से जुड़ता है। अच्छा। दक्षिण में वाराणसी से गोमती नदी आप पार करते हैं और वाराणसी जिला लग जाता है, और पूरब में गाजीपुर से, और उत्तर में आजमगढ़ से। अच्छा जी। और चौथा जिला खुद है ही। चौथा जिला जौनपुर खुद है। बहुत अच्छा। हाँ, तो उत्तर में तो भले आपको 5 किलोमीटर चलना पड़ता है, लेकिन ये पूरब और दक्षिण ये तो बिल्कुल लगे हुए हैं। बनारस से 30 किलोमीटर कुल दूर है, बस गोमती बीच में व्यवधान है, अब जहाँ पुल बन गया है। तो मेरा गांव बहुत छोटा सा है, किंतु जातियों के हिसाब से वहाँ बहुत विविधता है जी। तो नाई हैं, तो गोंड है जिनको भड़भुजे कहा जाता है, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, मणिहारे हैं, बनिया हैं, कुम्हार हैं, मुसलमान हैं, हरिजन, दलित जिनको आजकल कहा जा रहा है, मल्लाह हैं, बहुत सारी जातियां थी। जी। तो जब आपको ये समझ में आने लगा कि ये सारे लोग जो हैं, और वो कैसे उस समय का जीवन था जिसको आप बचपन में जिज्ञासा से देखती थी, जैसे लगता था कि अरे यहाँ ये गोंड लोग हैं, गोंड लोग अपना गाना गा रहे हैं, तो कैसे क्या गा रहे हैं, तो कैसे कुछ स्मृतियाँ हो तो साझा करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा हुआ था, मेरे यहाँ भाई साहब का पहला बेटा हुआ था, तो आप जानते ही हैं गांव में किस तरह का उत्सव किया जाता है कि दूसरी पीढ़ी का पहला बच्चा पैदा हो रहा है। तो जो मल्लाह औरतें होती थीं, उनका अलग तरह से गायन होता था, टोला वाइज गायन होता था। कि जैसे दिन में वहाँ ममरखी शब्द कहते हैं ना, कोई कोई शब्द बड़ा प्यारा लगता है, ममरखी देने आ रही हैं, माने बधाई देने आ रही हैं, तो वो अपने उसमें गाती थी। और इसके बाद जैसे और लोग जो आती थी, कुम्हारों की अपनी शैली होती थी, और इस तरह से यानी मुझे तरह तरह के गाने सुनने का मौका लगा। हालांकि बिरहा सुनने की लड़कियों को इजाज़त नहीं थी, लेकिन मैं बहुत शौकीन थी, तो मैं चली जाती थी, और मुझे उस पर बड़ा आश्चर्य होता था कि वो 2 अलग अलग वाद्य टाइप का होता था, और उसे पकड़ के किस तरह से वो बजाते थे, और उसका नाम मुझे नहीं मालूम है। करताल। हाँ, हाथ में लिए लोहे का। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। 2, हाँ, और बहुत आशु कविता करते थे, वो चीज़ भी बड़ी मुग्ध करती थी। जी। तो मैंने ज़्यादा दंगल वंगल तो नहीं देखा, किंतु गायन सुना। और इसी तरह से जैसे जब फसल उगती थी तो आल्हा गाने वाले आते थे अपना ढोलक लेके, वो बाहर बैठते थे। मेरे पिताजी खुद शास्त्रीय गायन करते थे। अच्छा। तो हाँ, तो हमारे यहाँ रोज शाम को भजन होता था। पिताजी इसके बाद अपने अभ्यास करते थे, जो हमें आता नहीं था। हम उनके साथ 2 सुगम भजन करते थे,
और इसके बाद फिर वो अपना यमन है तो कल्याण है तो जाने क्या है, रागों पर आधारित जी। अपना अभ्यास करते थे। लेकिन आपको मजा आता था इन सब चीजों मुझे को बहुत देखने? आनंद आता था, बहुत आनंद आता अच्छा, था। किसी गायक का नाम याद है आपको उस समय जो? एक बुल्लू कहते थे शायद। हाँ, बुल्लू बड़े गायक थे। जी 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 तो हाँ। बुल्लू को देखा आपने? हाँ मैंने देखा, बुल्लू को देखा। बुल्लू थोड़ा श्रृंगारिक गाना गाते थे ज्यादा। जी अच्छा। तो आपने उनका कुछ सुना था उस समय? हाँ सुना था, किंतु इस समय अब एकदम स्मरण में नहीं है। जी। और दूसरे महिलाएं जो गाती थी ना, मुझे उसका ज्यादा पता है। उसके बारे में बताइए। जैसे सोहर, जैसे बच्चा हुआ है तो सोहर है, पहले सोहर गाएंगे, इसके बाद फिर जच्चा को लचारी कहा जाता था, लचारी गाएंगे। और अगर बारात गई है बाहर तो नकटा गाएंगे। और फिर कहरवा गाते थे। कहरवा का जो शब्द होता था वो बड़े होके ज़्यादा समझ में आया कि यानी जो अपनी पीड़ा है कि लाले लाले गेहुआ के उजर पिसनवा, हे खैर का बेलना, रोटिया बेले जियरा चंचल, हे खैर का बेलना। यानी जियरा चंचल क्या इस्तेमाल है? जे वही बैठे न सार बहनोइया, जेवना मन का नाही बाय, पियवा जाला कलकतवा, जेवना मन का नाही बाय। मैंने जो व्यथा है, जी अभाव की जो व्यथा है, हाँ। उसमें और जिंदगी जीने की ललक और अभाव की व्यथा दोनों के कंट्रास्ट से पैदा होता है। जी बिल्कुल। कजरी खूब गाते थे, मिर्जापुरी कजरी तो मशहूर है ही है। हाँ, वो इलाका भी केराकत वगैरह का जो इलाका है पूरा, जी हाँ, उसमें कई गायक थे मशहूर जो है। और बहुत एक दो तो घराना भी उसी सड़क पर था, जो है आसी घराना जो है सिपाह में था जौनपुर में, लेकिन अच्छा। कुछ लोग उसके इधर भी थे। तो और क्या क्या आपको याद है? लड़कियों का अवसर असल में बहुत कम मिलता था ना। तो इस तरह की ज्यादा वही लोक गीत के रूप में जो महिलाओं द्वारा गाए जाते थे वही मुझे याद है। कुछ घटनाएं याद हैं जो गीत गान को लेकर होती थी या कुछ ऐसी चीजें कभी? गीत गान को लेकर घटनाएं वही, जैसे मान लीजिए कि आज इनके घर में गीत हो रहा है तो गांव की सारी महिलाएं, सबसे पहले तो जब बेटा होता था तो मट्टी जगाने के लिए उनके खटखटा दिया जाता था, उनको खटखटा दिया जाता था, उनको खटखटा दिया था। तो वो आती थी, वो अलग ही कुछ गीत होता था तो वो गाती थी। तो मुझे लगता है मट्टी जगाने का मतलब होता है शायद अपने पूर्वजों को सूचित करना कि आपके घर में ऐसा हुआ है, उस तरह का कुछ होता होगा। और फिर विवाह के बाद जब वो जाते थे बनवार छोड़ने, तब भी रास्ते भर गाते जाते थे और आते थे। इसके बाद जब मेला होता था, महादेव जी आते थे, है ना, तो सिर पे गठरी वठरी लेके और एकदम भोर में लाइन बना के महिलाएं अपना गाती हुई आती थीं। तो हर समय के गीत अलग अलग होते थे। अच्छा, कभी मेला वगैरह आपने देखा अपने इलाके की? खूब देखा। कौन कौन सा मेला? एक तो जैसे हमारे गांव में ही लगता था दशहरे का मेला, है ना, तो नदी के किनारे बड़ी दूर तक। और एक लगता था दशहरे का मेला, वहाँ बड़ा दशहरे का मेला, वो गंगा दशहरा का लगता था। मेरे गांव के किनारे जो लगता था वो गंगा दशहरा का लगता था। और जो दशमी का मेला लगता था वो विजयदशमी का मेला, वो थोड़ा 1 किलोमीटर दूर था। तो वहाँ भी जाती थी मैं बहुत शौक से। और वो मौसम ऐसा होता था ना कि जैसे चांदनी रात हो जाती थी, बड़ी चांदनी रात होती होगी। कितने पैसे मिलते थे आपको मेला देखने के लिए? अरे उस समय पूछिए मत। मैंने दशहरे पर कुछ लिखा है, संस्मरण लिखा है कि जब पिताजी घर के अंदर आए तो बस उनकी तरफ निगाह जाती थी, क्योंकि बाकी दिनों पैसा बिल्कुल भी नहीं देते थे। तो जब आए अंदर तब एक कुतूहल पैदा हो कि कितना देने वाले हैं और कब देने वाले हैं। इंतजार करते करते चलो भाई, सबको मिलता था, ऐसे ही मिलता होगा अठाना उठाना, और क्या मिलता होगा, है ना। तो उस अठन्नी का जो उत्साह था जी, वो हामिद वाला उत्साह हुआ करता था? हामिद का कुछ ज्यादा आदर्श था। लेकिन कुछ था कि इस अठन्नी में दुनिया खरीद लेनी। इतना आदर्श नहीं था, लेकिन हाँ ये है कि है मेरे पास पैसे हैं, पैसे होने की ज्यादा खुशी होती थी।
और साथ में बुआ या दीदी ये लोग तो जाती ही जाती थी, तो खरीदने को वो लोग खरीदवा देती थी। उस दिन पैसा मिलता था, ये बहुत खुशी की बात होती थी। उस दिए गए पैसे से खरीदने का सुख होता था, वो ऐसे लगता था कि हमारी कमाई है, हमको मिली हुई है। बिल्कुल। अगर कोई किसी ने उस पर आंख गड़ाई तो फिर उसकी खैर नहीं होती थी, ऐसा लगता था। सही बात है, सही बात है। तो ये एक बड़ा अच्छा, तो मुझे लगता है कि ये जो हम अगर वहाँ के जनजीवन को, आज बेशक चीज़ें बदल गई हैं, नहीं होती हैं, लेकिन वह जो जीवन है जिसमें बहुत तरह की चीज़ें होती थी, मेले ठेले, नाच कुदैया, पचैया का मेला, कुश्ती, और कुछ देख पाते थे, कुछ नहीं भी देख पाते थे, कुछ सुनते थे जी बिल्कुल कि वहाँ हुआ और फलाने ने पटक दिया फलाने को। तो जो सुनना था वो भी न देख पाने की कसक से ज्यादा वो सुनने की उत्कंठा होती थी। अब लोग इतना रस ले के सुनाते थे कि ऐसे ऐसे देखो, ऐसे घूम रहे थे, वो घूम रहे थे, दांव मारा ऐसा कि चारों खाने चित्त। अब लगता था कि हम देख ही रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आती थी। हाँ। तो कोई यादगार मेला आपको अभी ऐसा लग रहा है कि जहाँ आप गई हो और बहुत ही मजा आया हो और एकदम विलक्षण था वो? हाँ, 10वीं का मेला बहुत मजा आया। ऐसा हुआ कि जब मैं देहरादून रहने लगी तब उसके बाद मैं आई थी, तो मुझे दशहरे का मेला ऐसा लगता था हर चीज़ कितनी सस्ती है। तो गांव के जितने भी बच्चे मेरे साथ गए थे, क्योंकि मैं वर्षों बाद आई थी, तो कि बुआ, बहन, दीदी है ना, कि जितने बच्चे मेरे साथ गए थे मैं सबको झूले पर बैठा देती थी, सब बैठो। हाँ, कि हमारे पास तो इतने पैसा हो, हमें करिए करब तो ऊ का कैसे करब, है ना। तो मैं कहती थी कि नहीं तुम बैठो बस। तो मुझे उसको यानी पेमेंट देना इतना वो लगता था कि अरे इतने में ही हो गया, अरे इतने में ही हो गया। हाँ, अच्छा तो तुम भी झूलो भाई, तुम भी खाओ भाई, है ना, ऐसे। और जब मैं लौटी सबसे ज़्यादा एंजॉय मैंने वो माहौल किया कि हाँ ऐसी ही थोड़ी गुलाबी गुलाबी सी ठंड वाली रात, और नीचे थोड़ा सा रेतीली ज़मीन है उधर की, तो वो चमकती हुई सी, ये तो वो मैंने बहुत एंजॉय किया। ये बताइए मुझे कि उस समय कुछ सहेलियां भी होते थे लोगों के, तो कौन सी सहेली थी जो आपकी हमराज थी और जिससे हर चीज की कहाँ क्या लगा है, क्या है, उसके बारे में एक दुनिया जो बनती है ना बच्चों की, किशोरों की, तो उन दोस्तों को याद कीजिए आप जो थे उस समय, कैसे थे वो? तो एक हमारे जमाने में एक सखी बनने की परंपरा थी, पता नहीं आपने सुना कि नहीं? मैंने सुना है, मैंने सुना, हमारी बुआएं कहती थी का सखी। हाँ, एक सखी बनने की परंपरा थी, तो फिर सखी का नाम नहीं लेते थे। तो उसमें यानी इतनी वो चलती थी कि जिस दुकान से उन्होंने कपड़ा खरीदा है मेरे लिए, मैं भी उस दुकान से उनके लिए कपड़ा खरीदूंगी उसी रेट में। हमारे गांव में एक कपड़े की भी दुकान थी, तो वो कौन ले गए ली भैया, कहे एक और प्रिंट दिखावा तो चलो। अच्छा। यानी एकदम बराबर, ये नहीं कि 4 आना नीचे या 4 आना ऊपर ना, उसी रेट का चलो हो गया। और इसके बाद पान खाना होता था और मिठाई, पान, मिठाई और कपड़ा, 3 चीज जरूरी होता था। तो वो मैंने दिया, वो उन्होंने दिया। और पान खाने का हमने भाई समझौता कर लिया कि आधा आप उधर से काट लो, आधा मैं इधर से काट लूँ, न मेरा जूठा आप, न आपका जूठा मैं। मेरे घर में जूठे का परहेज किया जाता था। तो मैंने कहा पान जूठा नहीं खाएंगे, थोड़ा आप उधर से काट लीजिए, थोड़ा मैं इधर से काट लेती हूँ, हो गया। तो वो करीब समझिए कि 40 साल बाद पिछले साल उनसे मुलाकात हुई, सखी से। अच्छा। हाँ। तो क्या संबोधन था, नाम से कि सखी नहीं, से? सखी। अच्छा। सखी पहले भले बिना सखी कहे काम चल जाता हो, किंतु पिछले बार जब आई थी, आपसे भी मुलाकात हुई थी मेरी, तब तो सखिए कह के सखी। तो वो है यहीं थाने रामपुर, अगर आपने गांव का नाम सुना हो। हाँ। अच्छा, तो अब सखी का क्या हाल है? पुरानी स्मृतियां उनके जहन में कैसी थी जब आपसे मिली 40 साल के बाद? तो कैसे क्या समय कटा
बहुत अच्छा समय कटा। पूरे टाइम वो मेरे साथ रही गार्डनिया में। और अपने बेटे को लेके आई थी, तो बेटा तो उनको छोड़ के चला गया और वो पूरे टाइम हमारे साथ रही। तो कहा भाई तू तो पढ़ लिख के निकल गईलू, हम वहीं रह गेली। मेरे साथ 4 लड़कियां थीं, एक तो सखी थीं और एक सावित्री और एक गायत्री, एक मैं खुद। अच्छा। चार का ग्रुप था। तो जब हम गांव में नहाने जाते थे तो सबसे पहले गायत्री को बुला लिया या वो आ गई, इसके बाद सावित्री को बुला लिया या वो आ गई, आखिरी पड़ाव होता था मेरी सखी का। तो वहाँ हम लोग थोड़ा टाइम लगाते थे। इसके बाद गोमती में नहाने जाते थे। अब नहाने जाते थे सब भूल जाते थे कि घर जाके डांट पड़ेगी कि क्या होगा। खूब तैरते थे, खूब करार से कूद कूद के। वो अगर नदी न होती तो मेरा जीवन बड़ा ही नीरस था। क्या बात। हाँ, तो इसका मतलब आपको काफी कुछ मैंने बचपन ने दिया। बचपन में बहुत कुछ दिया। बहुत दिया। घर में जो अनुशासन था, जो एक मैंने एक था कि लड़की है और बहुत देर तक बाहर नहीं रह सकती, आप वहाँ कूद के, आपने खुद बताया कि डर खत्म हो जाता था, इतना आनंद आता था। तो डांटने डटाने का क्या परिदृश्य था, क्या सीन था? अरे चुप चुपा के अपना छिपते छिपाते घर में चले जाते थे। अच्छा। कि पिताजी की नजर ही ना पड़े, है ना। और इसके बाद कभी पड़ भी जाती थी, लेकिन क्या करें, तो भाई कुआं से खींच के दे दिया करिए पानी। भाई अब कुआं से खींच के तो कोई दे नहीं सकता, जाओ नहाए आओ। तो नहाए आओ तो यही होगा। और एक फायदा था कि मैं घर में सबसे छोटी थी, तो मेरे जिम्मे कोई काम ही नहीं था। क्या बात है। हाँ। पिताजी आपके कैसे व्यक्ति थे, क्या उनकी खूबियां थी? पिताजी बहुत ही अनुशासन प्रिय ज्योग्राफी के लेक्चरर थे। और 3 साढ़े वो जहाँ पढ़ाते थे वो इंटर कॉलेज समझिए, उसमें उनके काफ़ी श्रम भी लगा था। और थोड़े दूरदर्शी थे। तो पहला काम तो क्या किया उन्होंने कि जैसे जब मैंने 5वीं पास किया तो लड़कियों के पढ़ने के लिए कोई स्कूल नहीं था आसपास में। वो कोएड में पढ़ाते थे, फिर वहाँ एफर्ट करके उन्होंने कोशिश करके लड़कियों के लिए परमिशन लिया। तो मेरा पहला बैच था जिसमें हम लोग 5 लड़कियाँ थे। और दूसरे वो 3:30 बजे उठ जाते थे। उठ के और गायत्री मंत्र के उपासक थे, शांति कुंज से जुड़े हुए थे। अच्छा। घर में अंडा नॉनवेज कुछ नहीं आता था। अच्छा। बहुत ही सात्विक माहौल था। और दूसरे वो बहुत अध्ययनशील थे, हर धर्म का अध्ययन करते थे। और वही पत्रिका जो मंगाते थे वो कल्याण पत्रिका मंगाते थे, या ऐसी और भी जैसे मैंने देखा उनके पास में इस तरह की पुस्तकें होती थी। और वो डायरी लिखते थे। अच्छा। निरंतर। अभी उनकी डायरियां हैं सुरक्षित? डायरियां होंगी। और लेकिन ज्योग्राफी के आदमी थे तो मैंने कुछ पढ़ा तो ज़्यादातर आज मौसम साफ था, आज ऐसा था वैसा था, और आज ये घटना घटी, इस तरह की उनकी डायरी मैंने पढ़ी। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है कि हाँ, ऐसा है। तो लेकिन कंटिन्यूटी बनाए रखना है ना। छोटी छोटी घटनाओं की ब्यौरे देना बड़ी बात होती है। हाँ, आजकल तो लोग लिखते नहीं हैं। हाँ, यानी वो जो कंटिन्यूटी है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ थी। और पिताजी यानी पैसा तो इस तरह से बचाते थे कि जैसे बचा सकते हो बचाओ, उसी से दूसरे की मदद करो। मेरे फूफा जी बहुत जल्दी गुजर गए थे, तो उनके 3 बेटे थे। मेरी भाभी के पिताजी बहुत जल्दी गुजर गए, उनके 2 लड़के 1 लड़की। तो पिताजी बहुत सहयोग करते थे, उर्दू के जानकार थे, तो गांव के लोग चिट्ठी लेके आते थे। और एक विडो थी, उसको लेके वहाँ जाते थे तहसील पे, उसका केस वेस परसू करने। और बायोकेमिक दवाइयाँ देते थे सुबह। अच्छा। हाँ, 1 घंटा स्कूल जाने से पहले वो बायोकेमिक दवाइयाँ देते थे। और जी, जैसे आपके घर में आपकी माँ थी, हाँ, तो माँ से आपने क्या सीखा? माँ से कैसे आपका इंटरेक्शन रहा है और क्या उनसे सीखा आपने? ऐसा होता है कि सोहबत का 2 तरह का असर होता है। या तो आप उसको फॉलो करते हैं या आप उसको रिएक्ट करते हैं। मैंने रिएक्ट किया। अच्छा, वो कौन सी बातें थी जिसकी वजह से आपको रिएक्ट करना पड़ा? माँ, मैंने क्या बताएं,
वो अपनी स्थिति से संतुष्ट थी हम्म, और मैं उस स्थिति से संतुष्ट नहीं थी। हम्म, पिताजी से उनका पिताजी चाहते होंगे, क्योंकि भाई लोग बता रहे थे कि जब माँ गुजर गई मेरी तो वो अक्सर गाते थे कि तेरी याद दिल से न जाए तो क्या करूं, और या ऐसा। तो जोड़ के देखते हैं कि माँ के लिए वो ऐसा करते थे। किंतु मेरे देखने में माँ से कभी वो बात ही नहीं करते थे, ना माँ उनसे बात करती थी, है ना। तो मुझे लगता था कि माँ की ज़रूरतें पूरी होती थी, लेकिन माँ का हस्तक्षेप नहीं था कहीं भी। और आप इसी को लेकर रिएक्ट करती थी हाँ, मुझे ये चीज़ कि हालांकि ऐसे? हाँ, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई आपकी आइडेंटिटी ही ना हो, है ना। करती वो सब थी। जैसे नहाने जाती थी तो जलेबी बनती रहती थी, जलेबी ले आती थी। कुकिंग का बहुत शौक था, कभी कभी खुद से वो बनाती थी। लेकिन जो मेरी बड़ी भाभी जी थी वो बहुत कर्मठ आई, तो उन्होंने एक तरह से बिल्कुल माँ को भी एडॉप्ट कर लिया और हमें तो पाला ही बड़ी भाभी जी ने। जी। हाँ, क्योंकि अगर वो अड़ोस पड़ोस में गई हैं तो खाना मैं माँ से नहीं मांगती थी, जाके उनको बुला के लाती थी। अच्छा। अभी भाई साहब भाभी जी हैं साथ में। अरे क्या हाँ, बात है। हाँ। और किस तरह की स्त्रियां थीं आपके ज़माने में, आपके गांव में, जिनकी याद आपको आती है? सबसे ज़्यादा याद तो नदी की आती है, और दूसरे वो गाने वाने का बहुत शौक था। तो जो कुछ भी सीखा तो उन्हीं से सीखा, कि जैसे जा रहे हैं, है ना। तो ये कब लगा कि आपको लिखना चाहिए और कहानियां लिखनी चाहिए? लिखने की मुझे शुरू से थी थोड़ी। जैसे जब हाई स्कूल में भी थी तो सरल सी कोई कविता लिख दी या कुछ लिख दिया। फिर जब बीए किया, पति के साथ थी, तो जो आपस में मुझे बुरा लगा मैंने उसे कागज़ पे उतार दिया। फिर जैसे जब मेरे बच्चे हुए तब भी लिखने का समय नहीं है, पर फिर भी मैं कुछ लिखती थी, कुछ अंदर से थी मेरे अंदर। लेकिन मेरे पास क्या था कि मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी लिखने में। अच्छा। तो मैं जब वाक्य बनाती थी तो मैं उसमें फेल हो जाती थी, यानी कि मैं अपने भावों को किस तरह से अभिव्यक्त करूं, अभिव्यक्ति की कमी थी। जिस समय पता नहीं किसी ने कुछ पूछा कि ये भी लिखती हैं, तो मेरे पति ने कहा लिखेंगी, जब इन पर कुछ पड़ेगी तो लिखेंगी। अच्छा। और उन्होंने सच में जैसे भविष्यवाणी की। जिस समय वो गए हैं मैंने एक डायरी भरी अपनी व्यथा से। इस तरह अचानक से उनका जाना हुआ था, और वो लिखते लिखते फिर थोड़ा सा शिल्प आ गया। जी। हाँ, हालांकि अभी भी मुझे लगता है मुझे शिल्प आता नहीं है। आपको मुझे लगता है कि शिल्प तो हम सारे लोग स्वतःस्फूर्त ही सीखते हैं, और देख देख के, कभी इनको देखा, कभी अच्छा पढ़ा। जी। लेकिन विषय वस्तु के चयन के लिए तो हमको पीछे जाना पड़ता है। हमको उस देखी हुई दुनिया के साथ जो है पीछे की जो दुनिया है उसको जोड़ना पड़ता है। इसमें कितना आपने काम किया है, कितना देखा आपने, पीछे को देखा, आपके उपयुक्त लगा, ले गई आगे, कितना नया देखा आपने? हाँ, मैंने नया भी बहुत देखा, और अतीत भी मेरा बहुत ही लंबा चौड़ा है। तो लेकिन पता नहीं क्यों मैं बार बार पीछे ही जाती हूँ। इसे मैं अपनी कमी मानती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जैसे आज की चीज़ों से मैं परिचित नहीं हूँ। जैसे मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं लोग, वो कहानीकार बहुत अच्छे लगते हैं जो एकदम नए नए प्लॉट लेके आते हैं। जैसे आप तेजेंद्र शर्मा जी को पढ़िए, जो लंदन में रहते हैं। हाँ, उनका मैंने एक कहानी पढ़ी, कब्र का मुनाफा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें यह है कि एक दो परिवार के लोग कहानी है, जिसमें यह है कि जिस तरीके से वो इस बात का कारोबार करते हैं कि लंदन और दूसरे बड़े शहरों में, यूरोपीय शहरों में
अब परिवारों के पास माने अपनी परिजनों की अंत्येष्टि करने का वो समय नहीं है, तो इसका कारोबार वो करते हैं और खुद अपनी भी कब्र बेच देते हैं वो। तो ये एक नया विषय था। नया विषय। और गोद उतराई जी, अभी उनका नया संग्रह आया है, गोद उतराई। यानी गोद लेना तो सभी लोग जानते हैं, किंतु गोद उतराई उसमें क्या होता है कि जो संस्था बच्चा देती है तो बच्चा ठीक नहीं है, मतलब वो उसको कुछ बीमारी है, कुछ ऐसा है, और वो लोग ऐसे करके दे देते हैं। तो उसमें वो कहती है कि क्या हम इस बच्चे को वापस नहीं कर सकते, ये लोग जब परेशान हो जाते हैं, है ना। तो ये कहानी इस पर आधारित है, गोद उतराई। या और भी उनकी कहानियाँ पढ़िए। मैं लंदन गई थी, बहुत ही सज्जन इंसान है। लंदन घूमने गई थी मैं दोनों बेटियों के साथ में। तो उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आपसे मैं मिलूंगी आपके आवास पर। कहने लगे मैं जहाँ रहता हूँ वो बहुत दूर है, तो थोड़ा मैं आऊँगा, थोड़ा आप आइए, फिर मिलते हैं। तो एक स्टेशन पर वो आए और वहाँ उनसे मुलाकात हुई मेरी। देहरादून में भी उनसे मुलाकात थी जी। तो लेकिन 100 कहानियाँ वो लिख चुके हैं अभी, उनकी 100 उसका हुआ। तो उनके प्लॉट्स बड़े अच्छे लगते हैं। या मधु काकरिया की जब कहानियाँ पढ़ती हूँ तो लगता है कि क्या प्लॉट चुनती है। प्लॉट का चयन मुझे नहीं आता, या ये कह लीजिए कि जिस विषय की बहुत अच्छी जानकारी होगी उसी में तो घुस के लिखेंगे। तो आप लेकिन मुझे लगता है जी कि आप जिन चीज़ों की बहुत अच्छी जानकारी रखती हैं उसी को लिखिए, बाकी छोड़ दीजिए। अच्छा। प्लाट मत बनाइए। अच्छा। आप जैसे आपने शुरू किया कि भाई अपनी सखी के ही बारे में जैसे आपने कहा जी। अब कैसे आप लोगों की मुलाकात हुई, कैसे चीज़ें आगे बढ़ी, जितनी याद आती है उनको कथात्मक विवरण में जो है, सामान्य विवरण में भी अगर आप रखती हैं तो एक वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव उसका होगा कि उस समय में बचपन में, आज से मैंने 40-50 साल पहले का जो समय है वो पूरा समय भी विद्यमान है। अब जो है मैंने सखी को लेकर कोई ऐसा वो नहीं आता। भारत में सखी संप्रदाय रहा है। प्रेमचंद की एक मशहूर कहानी है, 2 सखियाँ, ये बहुत मशहूर हुई। और एक हमने भी देखा कि लोग जो है हमारे यहाँ लड़कियां जो है सखी सखी कहती थी और बहुएं भी सखी बनती थी। लड़के उनको चिढ़ाते थे, सखी सखाना महुआ का दाना, सखी का पेट फाटल सखा बहुराना। तो ये जो इस तरह की चीजें थी, वो चीजें तो एक संस्कृति को दिखाती ही हैं। वो हर माने समाज के हर स्तर पर जितने भी स्तरीकरण हैं सब जगह इस तरह के वो लागू थे। लोक कलाओं की जैसे बात मैं देखता था कि जैसे माने पंवरिया आते थे, पैर में घुंघरू बांध के और एक दफली लेकर आते थे, नाचने लगते थे दोपहर में। उस समय बैसाख जेठ का समय होता था, तो एक कटोरा भर अनाज उनको दिया जाता था एक जगह से, फिर वो बहुत सारा अनाज इकट्ठा करते थे, ले जाते थे। तो बाद में जब मैंने वास्तविक पंवरियों का वो देखा, उनको गाते हुए कि बच्चों के जन्म पर जो गीत गाते हैं, और वो गाया उन्होंने तो इतना मार्मिक और अद्भुत था कि कमाल की चीज़ है वो। तो उपन्यासों की विषय वस्तु है, उनकी त्रासदियाँ, उनकी मान्यताएं, उनके संघर्ष और उनकी असफलताएं, और फिर उनके कलात्मक विकास का जो पूरा यही लिखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि इसी रूप में उसको शुरू किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ भाट भाटिन आते थे। जी जी हाँ, कैसे थे भाट भाटिन? जी हाँ, वही वो नाचती थी, वो ढोलक बजाता था और वो नाचती थी। हाँ, तो ये भी आपने बहुत देखा। हाँ, भाट भाटिन का देखा। तो अब ये बताइए मुझे कि इतना समय आपने लगभग एक जीवन की लंबी पारी आपने खेली, और आपके पास समय भी अभी है, बहुत है समय। तो क्या आप आगे इस तरह की जो चीज़ें हैं जो आपकी स्मृतियों में है, लोक संस्कृति के रूप में, लोक व्यवहार के रूप में, उनको आप कलमबद्ध करेंगी? मेरी ऐसी बहुत सी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। हाँ। तो क्योंकि जिन्हें मैंने चाहा कि मैं कहानी का रूप दे दूं, तो कहानी तो नहीं बन पाएगी, तो संस्मरण के रूप में मैं उनको। संस्मरण ही बहुत अच्छा है। हाँ भाई, अब तुलसीराम जी ने कहानी नहीं लिखी, लेकिन आत्मकथा ऐसी लिख दी हाँ
कि वो अद्भुत है वो। हाँ हाँ मुझे लगता है कि पूर्वांचल की संस्कृति को लेकर, खासतौर से आजमगढ़ और बनारस की संस्कृति को लेकर, जी। लोक को लेकर जितना गहरा अध्ययन उनका वहाँ पर दिखता है, बड़े बड़े कहानीकारों के यहाँ नहीं दिखता है। तो ये तो बात है। तो आप उसको उसी रूप में करिए। जी। और एक मुझे क्या था कि मुझे हर चीज सीखने का बड़ा शौक था। जैसे गांव में वो कुरुई बनती थी ना, हाँ हाँ, भिगा के और ऐसे खींच के टिकुरी से, मैं वो भी करती थी। अच्छा। तो पिताजी इसके खिलाफ रहते थे। पिताजी कहते थे कितना बनाए, 2 पैसे का काम, पता नहीं क्या करती हो। अच्छा। पता नहीं क्या करती हो। और इसके बाद जब मैं जाती थी स्कूल, तो रास्ते में मेरा खेत पड़ता था, तो वो लोग जो चूड़ी में धागा बांध के ना, कि जैसे चूड़ी ज्यादा खनके नहीं, खुरपी से घास छीलती थी। तो मेरा बड़ा दिल होता था कि मैं घास छीलूं। मैं उनसे खुरपी लेके और घास छीलती थी। तो कहें ए बिटिया, बाबू सुनी है तो डांट पड़ी। हम कहे बाबू सुनी है कैसे, तू दे हमें। मैंने आपको काम करने का और जो सीखने का हर काम, जी हाँ, हर चीज सीखने का बहुत शौक था। और बस ये है कि मैं आज भी नहीं समझ पाती कि ये भेदभाव क्यों है। एक दिन मैंने पूछा कि भैया ये 90% जमीन ठाकुरों के पास, 10% इन लोगों के पास, ये सब कैसे हुआ? भैया क्या जवाब देंगे? नहीं, उनका कोई अध्ययन नहीं होगा तो नहीं जवाब देंगे, लेकिन वो अगर अध्ययन होगा, अध्ययन तो तगड़ा है टाल। हाँ, तो ये एक सवाल, चुनौतियाँ और सवाल ऐसे हैं जिनको भविष्य में हल करना ही होगा। और कितना भी पुनरुत्थानवाद और दूसरी चीज़ें आ जाएं, रिवर्स गियर में चीज़ें चलने लगें, लेकिन वो नहीं चलेंगी। कितना भी अडानी सारी खेती को काबू में करने लगे, वो सब कुछ के बावजूद चीज़ें उसी तरीके से चलेंगी जैसे चलती रही हैं, क्योंकि खेती तो जनता करती है, कोई कारपोरेट नहीं कर सकता वो सब। अंबानी ने एक बार कोशिश की थी, भाग खड़ा हुआ वो, अडानी भी भागेगा। तो ये चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि आप अपनी जो लिखी हुई कहानियाँ पहले की हैं, उनके बारे में कुछ तफसील बताइए कि कैसी कहानियाँ हैं वो। जैसे मैंने बताया कि मेरी रचनाएं जैसे ज़्यादातर स्मृतियों पर ही आधारित होती हैं। तो एक बार मेरे जैसे बड़के बाबू थे ना, बड़के बाबू, उनके 6 बेटे, मेरे अपने 3 भाई, तो मैं सबको मिला के 9 भाई कहती थी कि मेरे 9 भाई हैं किसी से भी बताते समय। तो उसमें क्या था कि जैसे जो चौथे नंबर के भाई थे मेरे बड़के बाबू के लड़के, उनकी नौकरी लगी थी बम्बई में। तो वो आए गांव में, तो बड़की माई ने मनौती मानी थी, तो जंजाली माई पे गई वही मनौती पूरी करने। और इसके बाद वहाँ क्या हुआ कि वहाँ खेत भी था उनका। तो दलितों ने क्या किया था, उस समय तो हरिजन ही कहते थे, वो थोड़ा सा कर लिया था, शायद बढ़ा लिया था या जो भी कर लिया था, क्योंकि वो तो अधिया पर बोते थे और ये लोग खुद बोते थे। तो इन्होंने कहा कि भाई वो कैसे कर लिया, माने उस जमीन को लेकर के 2 पक्षों में हो गई, भिड़ंत हो गई। अब महिलाएं तो वापस आ गई कथा सुन के, लेकिन वहाँ क्या हुआ कि कथा सुन के या सब जो भी, तो वहाँ क्या हुआ, मार हो गई, है ना। पहले गांव में मार बहुत होती थी, हाँ, मार 2 पक्षों में आज मार हुई। तो वहाँ मार हो गई भाई। और इन लोगों ने, मैंने जो सुना कि भैया के हाथ में वो था, ये जेब में काटने वाला चाकू। तो एक भाई ने पूछा कि भाई जेब में कुछ है? दूसरे ने कहा हाँ, लेकिन कैसे दूं? तो कैसे कैसे छुड़ा के उनके पास तक गए, जो अगल बगल थे उनको ढकेलते हुए उनके पास तक गए और वहाँ से वो छुरी निकाली, छुरा निकाला, जो भी था, एक को ऐसे मारा खच से, एक को ऐसे मारा खच से। फिर उन लोगों ने छोड़ा और सारे के सारे भाग खड़े हुए। इसके बाद वो लोग वहीं से वहीं थाने चले गए कि ऐसा ऐसा हुआ। और ये जिनको मार लगी थी, ये चारपाई पे लाद के गए। एक तो दलित, ऊपर से दलित सवर्ण का मामला, और ऊपर से घायल ये, तो केस ही पलट गया, एकदम केस पलट गया। वो लोग अंदर हो गए। हाँ, फिर पता नहीं कैसे जितने दिन का डिटेंशन हुआ, मैं 6ठी कक्षा में पढ़ती थी,
बड़ा डर लगता था। वो चीज़ मुझे इतनी हांट करती रही कि इक्के पर बैठ के पुलिस आती थी, पुलिस वाले आते थे, इक्का दूर से ही घंटी टन 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 करने लगता था। और शिव बच्चन भैया भी स्कूल में पढ़ ही रहे थे 10वीं में, आके उनकी किताबें देखता था, कॉपियाँ देखते थे पुलिस वाले कि कहीं उस दिन विद्यालय में उपस्थित हों या जो भी हों, ऐसा करके। तो उस चीज़ पर मैंने फिर लिखी, कहानी एक लिखी, उसमें मैंने उसको पूरे को जिक्र किया या संस्मरण लिखा। तो हमारे यहाँ देहरादून में एक पति पत्नी है। पति तो हैं रिटायर्ड IPS अनिल रतूड़ी, और पत्नी है चीफ सेक्रेटरी है उत्तराखंड सरकार में राधा रतूड़ी। वो लोग हर महीने एक पुस्तक पर चर्चा करवाते हैं। फुलवारी उनके घर का नाम है, एक पुस्तक पे चर्चा। तो मैंने उनको पुस्तकें भेंट की अपनी, तो उन्होंने मेरे संस्मरणों पर रखी। तो उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ पढ़ा आपका, लगता है कि संवेदनशीलता है आपके अंदर, किंतु जहाँ वो वारदात होती है आप दलितों के पक्ष में कुछ नहीं बोलती है। मैंने कहा मैंने संस्मरण लिखा है, तो जैसा मुझे लगा, जैसा मुझे वो किया, मैंने हूबहू लिखा है कि यदि आज की तारीख में हो तो क्या आज आप कुछ भाइयों की निंदा, दलितों की पक्षधरता, ऐसा कुछ लिखेंगी, कोई बयान देंगी? मैंने कहा मैं बहुत अपने को आदर्श नहीं शो करूँगी, शायद मैं खून की ही तरफ जाऊंगी, मैं अपने भाइयों की ही वो। आप बहुत ईमानदारी से ये बात कह रही हैं, दूसरे लोग थोड़ा बना लेते हैं इस चीज़ को जी, लेकिन अभी तक के लिखे गए साहित्य में जाति ही एक प्रधान तत्व है, जितना भी लोगों ने लिखा है। और जैसे प्रायः जी, शिव प्रसाद सिंह का एक उपन्यास है अलग अलग बैतरणी, तो उसमें मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा कि ये संयोग क्या हो सकता है। कि उसमें बुझारत सिंह है मूल कैरेक्टर, और वो गांव में रहता है, ठाकुर है। एक यादव है, पहलवान है, दरोगा भी हो गया। दोनों में बातचीत होती तो वो यादव को उठा के पटक दिया उसने, ऐसे ऐसे गेंद को उठा के फेंक दिया हो। तो मुझे लगा ये थोड़ा अजीब सा लगा मुझे कि पहलवान है, थोड़ा कन्फ्रंट तो होगा, कुछ ऐसी तो बातें होंगी। अब इतना खून नहीं बोलना चाहिए कि आप नकली को असली बना दीजिए। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें, बहरहाल ये हमको लगता है कि हम सारे लोग किसी न किसी सामाजिक मूल्य मर्यादा और जाति व्यवस्था से बंधे हुए हैं जी, इसको तोड़ना है। अब वो कैरेक्टर खत्म हो गए, शायद आपके भाई भी बूढ़े हो गए होंगे, सब तमाम सारी चीज़ें। हाँ, वो दोनों लोग अब नहीं है, अब नहीं दुनिया है। में। जी, दलित भी नहीं है, दलित आगे आए, और गलतियाँ या वो सब वैल्यू जजमेंट देने की हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, केवल तथ्यों को रखने का जहाँ तक सवाल है, तथ्यों को वही रख सकता है जो उस देखिए सबसे भयानक चीज़ है कि जाति का जो वो सेटअप है ना दुनिया दिमाग में है। इसका एक उदाहरण मैं ये पाता हूँ, मैं जब गांव में जाता हूँ, एक गांव की मैंने कहानी सुनी जी, कि बहुत सारे लोग उस एक गांव में बहुत सारे लोग डरते थे 6 बजे के बाद वो कहीं वो नहीं जाते थे उस रास्ते से, क्योंकि वहाँ महिलाएं अगर उधर से आती थीं तो गड़बड़ था। अगर पुरुष कोई आ रहा है, कमा उमा के आ रहा है, तो फिर उसका सब छीन लेते थे। एक पहलवान ने कहा जरा मैं देखूं, शोर हो गया कि वहाँ भूत रहता है। तो एक पहलवान वहां गया और उस पहलवान ने कहा कि आज इस भूत को मैं भूत बना दूंगा। और फिर जो है वो जब नहीं रुका और भूत भी आ गया, तब उसने भूत को ऐसे पकड़ा और इतना मजबूत था कि उसने उठा दिया उसको, और भूत जो है पगड़ी और मुंह बांधे हुए था, नकाबपोश था। तो उसने जब वो हटाया तो कहा अरे बाबू साहब आप जी, आप तो उसे छोड़ दिया, मारने के बजाय छोड़ दिया। और तब तक बाबू साहब ने अपना मौका पा लिया, उठा के उसको पटक दिया। अच्छा, तो कहा कि अब साले किसी से कहोगे ना तो तुम्हारी जान ले लूंगा। तो ये जो नैरेटिव है ना,
अलग अलग तरीके के नैरेटिव्स हैं गाँव में, और निश्चित रूप से इसमें जाति की हायरार्की भी है, इसमें क्लास का भी कंट्रास्ट है, इसमें और दूसरी तमाम सारी चीज़ें हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा कि कैसे, और हमको लोक का जो जीवन है ना जी, वही हमारा बड़ा सहयोगी हो सकता है। उसका इस्तेमाल करके हम बहुत अच्छी और बड़ी कहानियाँ लिख सकते हैं। अभी तो साहित्य का कोई भी मूल्यांकन ही नहीं हुआ, और अभी तो सब साहित्य में इस तरह का जो अहो अहो चल रहा है, जी, जी। पीठ खुजाई जिस तरह से चल रही है, उससे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छी चीज़ हो गई है। जी। बहरहाल आपने बहुत अच्छी बातें बताई और बचपन को साझा किया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।